प्यारे छात्रों, आज हम 27 फरवरी को आने वाला हाई स्कूल का पेपर लेकर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आप अधिक से अधिक अंक अर्जित करेंगे। तो हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान में चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक टॉपिक हमारा परावर्तन, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में देखते हैं और इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल रट लीजिए, नोट कर लीजिए, आएगा, श्योरली आएगा। आपको अच्छे अंक लाने हैं तो परावर्तन क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल ना ले जाते हुए, जब कोई प्रकाश की किरण, देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने और चमकदार तल पर पड़ती है, ये किसी चिकने और चमकदार तल पर पड़ती है, तो उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। हम प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये अब बेटा परावर्तन जो है, परावर्तन के नियम इसमें पूछा जाता है। तो परावर्तन के नियमों में आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम, तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है ये आपतन कोण, इसको हम आपतन कोण बोलते हैं बेटा। आपतन कोण ये परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो बहुत ही संक्षेप में हम समझ लेते हैं परावर्तन क्या है। ये प्रकाश किरण, ये चिकने चमकदार तल से टकराकर लौटना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेटा नियम में अगर हम जाएं, नियम तो हमारे नियमों में पहला था ये आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा है बेटा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये हमारा परावर्तन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है, आने की पूर्ण संभावना है, बिल्कुल प्रबल संभावना है। बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, परावर्तन पर आधारित हमारे दर्पण काम करते हैं। दर्पण दो प्रकार के, तीन प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ छोटी छोटी टॉपिकें हम आपको ओरल ही बता रहे हैं बिना लिखे। अवतल दर्पण का परावर्तक तल जो होता है वो बिल्कुल धंसा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का परावर्तक तल ये है, यानी पॉलिश वाला हिस्सा जो होता है ये उभरा होता है और परावर्तक तल धंसा होता है, ये अवतल हो गया, अवतल दर्पण हुआ। अगर एक हिस्सा पॉलिश है तो दर्पण है, और बेटा अगर ये धंसा वाला सिरा पॉलिश है तो उत्तल हो गया ये। और ये अगर इस तरीके का है समतल, तो इसको समतल दर्पण कहा जाता है। बेटा बहुविकल्पीय में एक क्वेश्चन यहां से बनता है
कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। एक क्वेश्चन बनता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी बेटा अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उत्तल दर्पण ये हमारा है जिसका परावर्तक तल उभरा होगा। अवतल दर्पण जो है इनकी अलग अलग फोकस दूरियां होती हैं, लेकिन समतल दर्पण जो होता है इसकी अनंत होती है। अब हम चलते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर। अपवर्तन, अपवर्तन आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपवर्तन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, अपवर्तन ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्योरली इससे एक न एक क्वेश्चन आपका आएगा ही, मिलेगा। अपवर्तन क्या है भैया, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में जाती है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरण के लिए माध्यम बदलता है तो उसका पथ भी बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब माध्यम के साथ साथ प्रकाश की किरण के पथ का बदल जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा नियम हमारा आता है, स्नेल का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 99% आएगा ही, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो है बेटा वो क्या है, ये आपतन कोण, ये आपतन कोण है, इंसिडेंस एंगल, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। तो स्नेल का नियम है, पूरा लिख दे रहे हैं, देखिएगा कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा ही जाता है कि आपतन को, ये स्नेल का नियम लिखिए अपवर्तन संबंधी, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना लिख देना है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको कि अपवर्तनांक कहा जाता है। बेटा ये लिखा जाएगा n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये हमारा स्नेल के नियम के अनुसार फार्मूला है। एक चीज और आपको जानते रहना है बेटा कि n बराबर c बटे v होता है, n बराबर c बटे v, यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमारा होता है। इस पर भी हमारा एक सवाल आता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहां हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं। एक क्वेश्चन बेटा कक्षा 10 के लिए आया करता है बार बार, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है इसको बेटा c से लिखते हैं, और ये 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और कांच का अपवर्तनांक ये पूछा जाता है, कांच का अपवर्तनांक ये n बराबर
1.5, क्या यहाँ तक दिखता है? सर जी वो 1.5 नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो अब हमको v निकालना है। देखिए बेटा, चूंकि n बराबर c बटे v, इसलिए v बराबर c बटे n, अर्थात 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे 1.5। 1.5 दूना 3, अर्थात 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको मिलेगा, श्योरली मिलेगा, चाहे विकल्प में मिले चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन मिले कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमको ये मिलता है बेटा। देखिएगा, देता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात ANG बराबर 3/2 है। और कहा जाता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक यानी ये हमारा ANW बराबर 4/3। भैया देखिएगा, इसमें पूछता तो एक सवाल है, लेकिन यहाँ हम 2 चीज आपका रिवीजन करवाएंगे। इसमें 2 चीज की कोई भी 2 में से एक मिले तो आपका गलत ना होने पाए। आप देखिएगा, हम 2 चीज बता रहे हैं यहाँ। एक तो हम कर रहे हैं कि जल के सापेक्ष, देखिएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, आज से यह क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा, ये मेरा दावा है। देखें, कहा गया है जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष भैया कहा जाए उसको जो है आगे लिखो, जल, जल का मतलब वाटर। अब अपवर्तनांक के लिए n लिखो और जिसका पूछा जाए उसको पीछे लिखो, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात WNG, ये लिखा गया। अब इसका फार्मूला क्या बना भैया, जो पीछे लिखा हो, पीछे क्या लिखा है, G, यानी ग्लास का, यानी कहने का मतलब ये NG, इसको सदैव ऊपर लिखा जाता है। जो पीछे है वो सदैव ऊपर और जो आगे है ANW उसको नीचे लिखा जाएगा। अर्थात ये हमारा हो गया 3/2 और बटे 4/3 पलट कर गुणा 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 4 अर्थात 9/8। ये आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है बेटा कि कांच के सापेक्ष, देखिएगा, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक की जब भी चर्चा होगी तो बेटा देखो, कांच को पहले कहा गया तो G हो गया आगे, जल को पीछे कहा गया तो ये W पीछे हो गया, बीच में हो गया N। अब बेटा जो पीछे है W अर्थात ANG बटे आगे है G, यानी ANW बटे ANG बराबर हमारे पास 4/3 बटे 3/2 पलट कर जाएगा 4 गुणे 2 बटा 3 गुणे 3 अर्थात 8/9। इन दोनों में से एक आपको श्योरली मिलेगा, एक आएगा, बिल्कुल निश्चित ये क्वेश्चन आता है। जब जल के सापेक्ष पूछा जाए तो इस तरीके से लगाएंगे, कांच के सापेक्ष जल का तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बेटा एक क्वेश्चन जो है, वैसे आपने तमाम क्वेश्चन इसमें पढ़ा होगा कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, अगर वस्तु कहाँ रखी हो तो कैसा बनता है। लेकिन हम आपको बताएं, एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो श्योरली पूछा ही जाता है
क्योंकि उसमें कुछ खास बात है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के लिए हम आपको बताएं, अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो या प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, देखिए यदि रेखा चित्र की बात है, यदि वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव के बीच में हो, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास है, राज बात छुपी है। देखिएगा राज बात क्या छुपी है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए लेते हैं, ये अवतल दर्पण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, रेखा चित्र पूछा ही जाता है इस पर। बेटा देखिएगा, ये है हमारा अवतल दर्पण, ये जिसका उभरा पृष्ठ 45 होता है। बेटा ये है मुख्य अक्ष, ये है अगर आपका फोकस एफ, और इसके बीचों बीच में रखा जाए, जितनी दूरी ये उतनी ही दूरी ये, यानी ये है वक्रता केंद्र सी। अगर यहां पर कोई वस्तु रखी है तो ये बेटा ध्यान दीजिएगा ऐसे जाएगा, तल से टकराने के बाद ये फोकस से होकर वापस चला जाएगा, और दूसरा ये वक्रता केंद्र से होता हुआ जाएगा और इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। अब आप देखें क्या किरणें परावर्तन के बाद कहीं काट रही हैं? नहीं जनाब। पीछे चेक कीजिए ना, इनके पीछे आप चेक कीजिए, ये डॉट 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 आप मिलाइए, ये आप डॉट 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 मिलाइए, तो ये देखिए ये पीछे बन रहा है कैसा प्रतिबिंब? आभासी। देखो सीधा यहां पर हम लिख रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, ये बड़ा प्रतिबिंब ये बनता है। अब इसमें हमने बताया भैया क्या खास बात है, क्यों इसको बार बार पूछा जाता है जनाब खास बात। क्यों? क्योंकि परावर्तित किरणें जो वास्तविक किरणें हैं एक दूसरे को कहीं काटती ही नहीं है। अगर आप भ्रम में रह गए, पीछे नहीं आपने मिलाया, आप आगे मिलाते चले जाओगे, कहीं किरणें मिलेंगी ही नहीं, बिल्कुल दूर भागती चली जाएंगी, तो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब जो भी हमारा बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। इसलिए आभासी प्रतिबिंब के कारण ये क्वेश्चन बार बार पुटअप किया जाता है। ना अवतल दर्पण पर पूछा गया तो ये आपका बेटा उत्तल लेंस पर पूछ लिया जाता है। देखिएगा उत्तल लेंस पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये उत्तल लेंस पर भी यही प्रोसेस होता है बेटा। देखिए ये हमारा हुआ उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया एफ। अब इसमें क्या होगा, अगर यहां आप रखेंगे ये एफ, तो इतनी ही दूरी पर इधर भी एफ, ये तो बेटा ऐसे जाएगा और यहां से अपवर्तित होने के बाद ये गुजर जाएगा और दूसरा ये ऐसे गुजर जाएगा। अब क्या होगा इसमें भी भैया वही काम आप करेंगे, इसको छोटा कर रहे हैं। देखिएगा इसमें भी वही काम, आप डॉट 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 इनको बढ़ाओ और डॉट 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 इनको बढ़ाओ। ये दोनों जहां काटते हैं वहां पर ये देखिएगा ये आपका दाहिनी तरफ बना था, लेकिन ये प्रतिबिंब आपका बाईं तरफ बनेगा, सीधा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। इसलिए ये दोनों रेखा चित्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इन दोनों में से एक ना एक आपको मिलेगा ही। अच्छा, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बिल्कुल श्योरली आने ही वाला, उस पर हम चर्चा करें। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बेटा हमारा बार बार पूछा जाता है, क्रांतिक कोण। ये क्रांतिक कोण बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। ये बेटा रिलेटेड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से, पूर्ण
आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले हम आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से आपका परिचय करवा दे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है? बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से, ध्यान रखिएगा माध्यम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, माध्यम सघन होना चाहिए और सघन माध्यम से जाती किसमें है? विरल माध्यम में। जब कोई प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार अपवर्तित हो, ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण और ये सघन माध्यम से आ रही है और विरल माध्यम में जाए तो इस प्रकार जाए कि ये अभिलंब के लंबवत हो जाए। ये ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है, यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण। तो बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह घटना है जिसमें सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में इस प्रकार जाए कि वह अभिलंब के लंबवत हो जाए, अर्थात 90 अंश पर गुजर जाए, तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। और इस प्रकार या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के दौरान बनने वाला जो आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, इसको सी अर्थात क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण, एक बार फिर से, क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके द्वारा अपवर्तित किरण अभिलंब के लंबवत गुजर जाए, तो इस प्रकार के कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। 2 नंबर का ये पूछा जाता है। यहां पर बेटा एक डेरिवेशन भी मिल सकता है आपको, n बराबर 1/sin c। ये डेरिवेशन भी आपको मिल सकता है, लेकिन ज्यादा इसके आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये हायर क्लासेस में पूछा जाता है। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना जरूरी है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो हमारा संबंध है वो n बराबर 1/sin c का होता है। तो क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके द्वारा विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब के लंबवत गुजर जाए, इस प्रकार के कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार जाए कि अपवर्तित किरण अभिलंब के लंबवत हो जाए, तो इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। बेटा, इस पर जो है एक इसका अनुप्रयोग भी पूछ लिया जाता है कि हीरा क्यों चमकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बोधात्मक। हीरा क्यों चमकता है? यही खास बात है कि हीरे के अंदर उसके पृष्ठों से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप उसके पृष्ठ जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। या इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेगिस्तान की मृग मरीचिका क्या है? ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया गया है। रेगिस्तान की मृग मरीचिका यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। जब गर्मियों में बहुत जम के धूप होती है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो रेगिस्तान में ऊंट जब प्यासा होता है उसको बहुत दूर जब देखना पड़ता है, या मृग जो है जब बहुत दूर देखता है, तो रेगिस्तान जो होता है वो इतना चमकदार दिखाई देता है। वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना होती है और वो इतना चमकदार दिखाई देता है कि मृग को आभास होता है कि वहां पानी भरा हुआ है, और दौड़ता हुआ बेचारा जाता है तो वहां कुछ नहीं, रेत ही रेत होता है। और फिर आगे देखता है तो फिर यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, और वो बेचारा उस तपती हुई धूप में दौड़ता दौड़ता
प्यासे मर जाता है। इस घटना को रेगिस्तान की मृगमरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान छोड़िए, आप लोगों ने भी देखा है जब मई के महीने में कभी आपका स्कूल जाना होता है, रोड पर आप दूर नजरें दौड़ाते हैं तो रोड जो है इस प्रकार चमकता हुआ दिखाई देता है जैसे हमको प्रतीत होता है कि आगे गड्ढा दिखाई दे रहा है। वो भी घटना पूर्णांतरिक परावर्तन की ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पूर्णांतरिक परावर्तन से क्रांतिक कोण, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। बेटा अगला क्वेश्चन, हम निकट दृष्टि दोष पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, या यूं कह लीजिए दृष्टि दोष पर प्रकाश डालते हैं। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष का मतलब यह होता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई भी वस्तु, या यूं कह लीजिए न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, वहां पर भी रखी वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो कहा जाता है कि व्यक्ति को दृष्टि दोष है, यानी उसके देखने की क्षमता में कोई ना कोई दोष है, खराबी है, कमियां है। तो ये कमियां जो होती है, वैसे 4 या 5 प्रकार का वर्णन है, लेकिन बेटा आपको 2 ही पढ़ना, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 में से एक आता ही आता, श्योरली आएगा आपके एग्जाम में। वो हमारा है, एक है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, बिल्कुल कंपेयर पढ़ेंगे, और बेटा दूर दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा। बेटा निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, हमको निकट की वस्तु जो होती है, निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है और दूर की नहीं दिखाई पड़ती। ये इसमें रोगी को होता क्या है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल इसी प्रकार आप इसमें चले जाओ भैया, इसमें दूर की वस्तु जो है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, परंतु निकट की नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु हमको नहीं दिखाई देती। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बेटा, कारण की चर्चा की जाए कि ऐसा आखिर होता क्या है, आप यहां देखिएगा, ये नेत्र है, ये नेत्र लेंस हो गया। अब इसमें अगर कोई वस्तु नजदीक रखी है ये, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन रहा है। लेकिन अगर कोई वस्तु अनंत पर है, ये सुदूर स्थित कोई वस्तु है ये, तो बेटा सुदूर स्थित इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के ये किरणें जो है नेत्र के अंदर ही कहीं काट देती हैं, ये किरणें जो है नेत्र के अंदर ही कहीं काट देती हैं, जिसका कारण ये होता है कि दूर की वस्तुएं हमको नहीं दिखाई देती। अब इसमें कारण क्या हुआ, आप देखो भैया, ध्यान से देखो, ये रेटिना जो है यहां के बजाय अगर यहां से जाती तो ये भी प्रतिबिंब बना होता। ठीक है, रेटिना अगर यहां से यहां गई होती तो प्रतिबिंब बना होता, लेकिन यहां से नहीं गुजर रही है। इसका मतलब क्या है कि रेटिना या नेत्र गोलक की गोलाई बढ़ गई, नेत्र गोलक की गोलाई बढ़ गई। ठीक है, और दूसरा कारण आप देखें भैया, नेत्र गोलक को अगर छोड़ दें तो ये किरणें काटती वही है जहां पर लेंस की फोकस दूरी होती है। बेटा तो हमने बताया दूसरा, इसमें क्या हुआ, दूसरा टॉपिक ये हुआ कि अगर गोलक की बात छोड़ दें तो नेत्र लेंस जो है
नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई। भैया अगर ये कम नहीं होती तो यही ये भी कटती। फोकस दूरी कम हो गई, इसलिए ये दूर से आने वाली किरणें यही काट देती हैं। फोकस दूरी कम होने का कारण भैया लेंस जो है मोटा हो गया। लेंस क्या हुआ? मोटा हो गया। तो ये तीन कारण हुए, या तो लेंस मोटा हो गया, या लेंस की फोकस दूरी कम हो गई, या यूं कह लीजिए नेत्र गोलक की गोलाई बढ़ गई। अगर आप इसी के अपोजिट चले जाएं दूर दृष्टि दोष में, ध्यान दीजिएगा, ये नेत्र है, ये तो इसमें जो दूर की वस्तु है, ध्यान दीजिए, ये दूर की वस्तु, इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है भैया रेटिना पर। तो जो नजदीक की वस्तु होगी इसका क्या होगा? ये रेटिना के पीछे, ये रेटिना के पीछे कहीं काट रही है, इसलिए नजदीक वाली वस्तु नहीं दिख रही है। कारण बड़ा सीधा सा है। देखो भैया, ये नेत्र गोलक यहां होना चाहिए, यहां है, यानी नेत्र गोलक की गोलाई कम हो गई। नेत्र गोलक की गोलाई कम हो गई। और दूसरी चीज, नेत्र लेंस जो है भैया यहां अगर होना चाहिए तो ये प्रतिबिंब बनता। इसका मतलब कि फोकस दूरी क्या हुई? बढ़ गई। ठीक है। और फोकस दूरी बढ़ने का कारण कि नेत्र लेंस क्या हुआ? पतला हो गया। तो ये इसके प्रमुख कारण है, जिसके कारण जो है ये दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है भैया, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा देना चाहिए। अवतल लेंस का चश्मा क्यों देना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ये नेत्र है, इसमें अवतल लेंस का चश्मा लगाने से फायदा क्या है कि जो दूर से आने वाली भैया प्रकाश की किरणें हैं, ये इनको ये यहां अपने फोकस पर मिला देगा, तब ये जाकर के इसका प्रतिबिंब जो होगा ये रेटिना पर बन जाएगा, ये होगा। और इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष जो है इसका निवारण बेटा उत्तल लेंस का चश्मा देना चाहिए। ये उत्तल लेंस का चश्मा हमको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? आप यहां देखें, ये उत्तल लेंस का चश्मा जब लगाओगे तो जो नजदीक से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ये इनको ये अनंत पर, ये सुदूर, और इनकी आभासी किरणें जो होंगी ये रेटिना पर एक दूसरे को काटेंगी और प्रतिबिंब बनेगा, हमको चित्र स्पष्ट दिखाई देगा। तो बेटा ये दृष्टि दोष में निकट और दूर आप सेवरलित तैयार कर लीजिए, एक ना एक आपको मिलेगा ही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलने ही वाला है। बेटा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, विभव क्या होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ध्यान रखिएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और आवेश की निष्पत्ति को या अनुपात को विभव कहा जाता है। ये देखिएगा, एकांक आवेश को, ध्यान दीजिएगा, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य व आवेश के अनुपात को विभव कहा जाता है। विभव कहा जाता है। ठीक है। विभव B बराबर बेटा W/Q होता है। विभव B बराबर W/Q। इसके मात्रकों में आप चले जाए तो इसका मात्रक जो होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और ये Q का कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। ये
और अगर आपसे विभव न पूछा जाए, विभवांतर पूछा जाए, तो भैया इसी डिफिनीशन को आप लिखिए, इसी डिफिनीशन को एकांक आवेश को एक बिंदु से, अनंत हटा दीजिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या ले जाने में किए गए कार्य व आवेश के अनुपात को विभवांतर कहा जाता है। ये विभवांतर कहा जाता है। बेटा ये दो बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। अगर किसी आवेश Q को ए से बी तक ले जाया जाए, मान लीजिए यहाँ विभव VA है, यहाँ विभव VB है, अगर किसी आवेश Q को यहाँ तक लाया जाए तो जो कार्य किया जाएगा वो और आवेश के अनुपात को हम विभवांतर कहते हैं। अर्थात BB माइनस BA इज इक्वल टू डेल्टा V बराबर W/Q होता है और इसका भी मात्रक बेटा वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा आता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही आसान सा, देखो प्रतिरोधों का संयोजन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों का संयोजन, ध्यान दीजिएगा बेटा। प्रतिरोधों के संयोजन में पहला हमारा आता है श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम माना तीन प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बेटा। ये इनको एक बैटरी V से जोड़ दिया गया। ये तो इनके सिरों का विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3 है। बेटा इनमें धारा I प्रवाहित हो रही है। श्रेणी क्रम में धारा सदैव नियत होती है, तो हमारा V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात V का मान IR इज इक्वल टू, ये हमारा I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I कैंसिल, अर्थात R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बेटा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है। समांतर क्रम की अगर हम चर्चा करें बेटा, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में हमेशा बेटा आपका विभवांतर नियत होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बेटा विभवांतर इसका नियत होता है। ये हमने जोड़ दिया तीन प्रतिरोध R1, R2, R3, जिनके सिरों का प्रतिरोध ये विभवांतर V है। इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें धारा I2 और इसमें धारा I3। तो ये संपूर्ण धारा I बराबर बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। I बराबर V बटे R होता है। V कॉमन हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये V से V कैंसिल, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो है ये हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है और श्योरली इसमें से एक न एक आएगा। और हम आपको बताएं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण नहीं श्योरली आता है, वो है हमारा फैराडे का नियम और विद्युत मोटर। श्योरली दो में से एक न एक आपको मिलेगा ही। और बेटा
फैराडे का नियम और विद्युत मोटर पढ़ने के लिए हमारे इसी चैनल के में अलग अलग वीडियो बिल्कुल सेपरेट बहुत ही अच्छे तरीके से बताए गए हैं। विद्युत मोटर की संरचना और क्रियाविधि, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम और फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। इसमें से आपका विद्युत मोटर और फैराडे के नियम का मिलना बिल्कुल तय है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें।